सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास आप सभी का एग्ज़ाम मंथन पर स्वागत करता हूं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जो हमारे अभिलेख मिले हैं प्राचीन भारत में, उनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। अक्सर इनसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं उन टॉपिक्स को करा रहा हूं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे हमारा मॉडर्न हो। हमने मॉडर्न के ऊपर 100 क्वेश्चन किए थे लाइव क्लास में। आने वाले संडे को हम करेंगे मेडिवल इंडिया को, और फिर उससे अगले संडे को करेंगे हम एंशिएंट इंडिया को। इसी प्रकार हम एक एक लाइव वीडियो में कंप्लीट करते चलेंगे, ताकि उससे आपको अंदाज़ा रहे कि एग्जामिनर किस प्रकार से अपना माइंड सेट करके क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो और आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो हमारे अभिलेख हैं उनसे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, किन किन राजाओं के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं और किस प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं, और उनसे किस प्रकार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम इन पर बात करने वाले हैं। आप सभी ने देखा होगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नासिक प्रशस्ति है वो किस राजा से संबंधित है, या फिर कह देगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किस अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे कि हमारे जो अभिलेख हैं उनसे क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। देखिए, अशोक के शिलालेखों को, अभिलेखों को हमने एक वीडियो में कवर कर लिया था, तो इसमें हम उससे नहीं पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जितने बाकी के हमारे एंशिएंट इंडिया के हमारे अभिलेख हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी का काम रहेगा वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है ना, छोड़ना नहीं, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो इतनी हेल्पफुल रहेंगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि इनसे क्वेश्चन देखो पूछा जाना है। एंशिएंट इंडिया में देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं अभिलेखों से। ठीक है, तो आप इससे पूरी देखना एंड तक। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहला जो हमारा अभिलेख है वो है हमारा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पहले इसका मतलब समझिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का मतलब है राजा रुद्रदामन रहा होगा। जूनागढ़ मतलब जूनागढ़ स्थान से मिला अभिलेख। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनसे क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। जैसे रुद्रदामन राजा के समय में जूनागढ़ यानी गुजरात से हमें जो अभिलेख मिला है उससे हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि नंबर वन है हमारे पास कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दूसरी बात, सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। किसके बारे में? सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान का भी वर्णन किया गया है। किसमें? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, हर अभिलेख अपने आप में अलग क्वालिटी रखता है, किसी की भी क्वालिटी सेम नहीं होंगी, इसलिए आपको सभी अभिलेखों को अलग अलग पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से मिला है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा का लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान का वर्णन हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। इसका मतलब रुद्रदामन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को। नेक्स्ट हम देखते हैं धनदेव का अयोध्या अभिलेख। यानी धनदेव ने लिखा था, कहां से मिला? अयोध्या से मिला, इसीलिए कहा गया धनदेव का अयोध्या अभिलेख। देखिए, धनदेव जो था पुष्यमित्र शुंग का दरबारी था। इसने क्या किया है, जो हमें अभिलेख मिला है अयोध्या से, उसमें धनदेव ने पुष्यमित्र शुंग के बारे में विशेषताएं लिखी हैं, उसकी तारीफें लिखी हैं। किसने? धनदेव ने। और धनदेव किसका दरबारी था? तो धनदेव था पुष्यमित्र शुंग का दरबारी। जो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, उन 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी हमें धनदेव के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलती है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख, ठीक है ना, धनदेव का अयोध्या अभिलेख में देखने को मिलती है। तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख से आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला, धनदेव का अयोध्या अभिलेख कहां से मिला है? तो यूपी के अयोध्या से। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि धनदेव किसका दरबारी था? तो धनदेव पुष्यमित्र शुंग का दरबारी था। धनदेव का अयोध्या अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। ठीक है,
पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो वो है हमारा धनदेव का अयोध्या अभिलेख। कौन सा? धनदेव का अयोध्या अभिलेख। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। जो हाथी गुफा है वो हमारी पड़ती है कहां पर? कलिंग में, उड़ीसा कलिंग में पड़ती है हमारी हाथी गुफा। ठीक है, हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख से मिला है खारवेल का, खारवेल का। ठीक है ना। खारवेल कौन था? खारवेल था चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा। चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो था खारवेल। केवल इसके शुरुआत के 13 वर्षों के बारे में जानकारी मिलती है, शासन के बारे में जानकारी मिलती है, और उसमें इसे इतना पराक्रमी दिखाया गया है। यदि बाद की जानकारी मिलती तो हो सकता है और भी ज्यादा पराक्रमी रहा हो। ठीक है, तो हमें कहां से मिला है हाथी गुफा अभिलेख? तो ये मिला है हमें उदयगिरी पर्वत उड़ीसा के। ठीक है, वहां से मिला है हमें हाथी गुफा अभिलेख। किस राजा से संबंधित है? तो ये हमें संबंधित है खारवेल राजा से। खारवेल राजा कौन था? तो चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है ना। खारवेल राजा ने मगध पर आक्रमण किया और वहां से जिनकी प्रतिमा को उठाकर कलिंग लेकर आया। कौन? खारवेल राजा। खारवेल राजा। तो आपको खारवेल से यही याद रखना है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख हमें कहां से मिला है? तो ये मिला है हमें उड़ीसा के, ठीक है ना, कलिंग से। ठीक है ना, कलिंग से मिला है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि यह किस वंश का राजा था? तो चेदी वंश का राजा था, सबसे पराक्रमी राजा था। मगध की मूर्ति को, मगध से जैन की मूर्ति को कौन कलिंग लेकर आया? तो वो था चेदी वंश का राजा खारवेल, जिससे संबंधित हमारा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नानाघाट अभिलेख। कौन सा? नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख जो है वो सप्तकर्णी फर्स्ट, कौन? सातवाहन वंश का राजा जो था सप्तकर्णी फर्स्ट, सप्तकर्णी फर्स्ट की पत्नी नागनिका ने इसमें लिखा है। ठीक है ना। सातवाहन वंश का राजा था सप्तकर्णी फर्स्ट। सप्तकर्णी फर्स्ट की जो पत्नी थी नागनिका, नागनिका ने इसके बारे में, अपने पति के बारे में इसमें विशेषताएं लिखी हैं, उसकी तारीफें लिखी हैं। तो इसे कहा गया नानाघाट अभिलेख, क्योंकि नागनिका ने लिखा है और नानाघाट पड़ता हमारा महाराष्ट्र में, इसलिए कहा गया नानाघाट अभिलेख। तो पूछा जाएगा कि नानाघाट अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से संबंधित है। दूसरी चीज, नानाघाट अभिलेख को किसने लिखा है? तो सप्तकर्णी फर्स्ट की पत्नी नागनिका ने लिखा है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि नानाघाट अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो नानाघाट अभिलेख हमें महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। कहां से? महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। पूछा जाएगा कि नानाघाट अभिलेख में किसकी विशेषताएं, किसकी तारीफें लिखी हुई हैं? तो नानाघाट अभिलेख में सप्तकर्णी फर्स्ट की विजयों के बारे में जानकारी और उसकी तारीफें लिखी हुई हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है नानाघाट अभिलेख से। नेक्स्ट हम बात करते हैं नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति, नासिक प्रशस्ति जो है वो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, सातवाहन वंश का राजा गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के बारे में, उनकी जीत के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी तारीफों के बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे? नासिक प्रशस्ति से। नासिक प्रशस्ति से। और इसे लिखा किसने है? तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की मां गौतमी बलश्री ने लिखा है। गौतमी बलश्री ने लिखा है। ठीक है ना। ये गौतमी पुत्र का मतलब है गौतमी बलश्री का पुत्र। कौन? सप्तकर्णी, या फिर कह सकते हैं सप्तकर्णी द्वितीय, क्योंकि सप्तकर्णी फर्स्ट हमारा आ चुका है, जिससे संबंधित है नानाघाट अभिलेख। तो जो हमारा नासिक प्रशस्ति है वो किससे संबंधित है? तो वो है हमारे सातवाहन वंश का राजा गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, जिसे लिखा है सप्तकर्णी सेकंड की मां गौतमी बलश्री ने। और इसके बारे में क्या लिखा है? तो इसकी तुलना, किसकी तुलना? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की तुलना भगवान से की गई है, देवताओं से की गई है। ठीक है ना, देवताओं से की गई है। दूसरा, इसने जो विजय की हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में विजय की हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, इसकी तारीफें लिखी हुई हैं। सीधी सी बात है, एक माँ अपने बच्चे की तारीफ लिखेगी। सीधी सी बात है, एक पत्नी अपने पति की तारीफ लिखेगी और दूसरी माँ अपने बेटे की तारीफ लिखेगी। तो सीधी सी बात है, इनमें तारीफें होती हैं। अभिलेखों में तारीफें होती हैं। ठीक है, जैसे कि आज के समय पर चिट्ठियां, मैसेजेस, ठीक है, ये क्या है? ये अभिलेख है, आज के समय के अभिलेख है। हो सकता है आने वाले समय में हमारी संस्कृति खत्म हो जाए तो इन मैसेजों को आगे चल के अभिलेख के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में? अभिलेखों के रूप में काम करेंगे। ये चिट्ठियां अभिलेखों के रूप में काम करेंगी। तो एक तरीके से ये चिट्ठियां, ये मैसेजेस थे कि भाई जो हमारा गौतमी पुत्र सप्तकर्णी था, उसकी मां रही कौन? गौतमी बलश्री। उसने अपने पुत्र की तारीफें लिखी, वो तारीफें हमें मिल गई। जब हमें मिल गई तो हमने इसे क्या कहा?
हमने इसे कहा नासिक प्रशस्ति, क्योंकि हमें महाराष्ट्र के नासिक से मिली, इसीलिए इसे नासिक प्रशस्ति कहा। प्रशस्ति का मतलब तारीफ होता है, इसीलिए इसके ना पीछे प्रशस्ति लगा दिया। तो ये चीजें होती हैं अभिलेख। उसके बाद हम बात करते हैं अमरावती अभिलेख। तो सातवाहन वंश का एक और राजा रहा, कौन सा? वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी एकमात्र सातवाहन वंश का ऐसा राजा था जिसके नाम का अमरावती अभिलेख मिला है, जिसके नाम का अमरावती अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिला है। ठीक है, तो अमरावती अभिलेख से आपको एक ही चीज याद रखनी है, किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से संबंधित है। किस राजा से संबंधित है? तो वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी से संबंधित है। किसके बारे में विशेषताएं देखने को मिलती हैं? तो वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी के बारे में विशेषता देखने को मिलती है। सातवाहन वंश का एकमात्र ऐसा राजा जिसके नाम का अमरावती अभिलेख मिला है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से मिला है। नेक्स्ट हम लेते हैं हेरोडोटस का बेसनार अभिलेख। हेरोडोटस का बेसनार अभिलेख। जो हेरोडोटस था ये एक विदेशी यात्री था और यूनान का था। कहाँ का? यूनान का था। और बेसनार का मतलब है, बेसनार एमपी के विदिशा में पड़ता है। बेसनार एमपी के विदिशा में पड़ता है और ये लेख हमें विदिशा एमपी से मिला है, इसीलिए इसे कहते हैं हेरोडोटस का बेसनार विदिशा एमपी अभिलेख। ठीक है, हेरोडोटस कौन था? तो एक विदेशी यात्री था। कहाँ का था? यूनान का था। और किसके समय आया था? तो शुंग वंश के नवे राजा क्या? भागभद्र के समय भारत आया था। उसी समय का ये अभिलेख है, कौन सा? जो हमारा हेरोडोटस का बेसनार अभिलेख है। इसके बारे में, इससे हमें हेरोडोटस जो विदेशी यात्री था उसके बारे में जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है? तो एमपी से मिलती है, विदिशा से, इसीलिए इसे कहा गया हेरोडोटस का बेसनार अभिलेख। हेरोडोटस का बेसनार अभिलेख। इससे आपको एक चीज याद रखनी है, ये गरुड़ स्तंभ पर लिखा हुआ एकमात्र अभिलेख है। गरुड़ स्तंभ पर एकमात्र लिखा हुआ अभिलेख कौन सा है? तो हेरोडोटस का बेसनार अभिलेख। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ये किस भगवान से संबंधित है? तो एक भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। किससे? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है हमारा कौन सा? हेरोडोटस का बेसनार अभिलेख। तो आपको मुख्य रूप से ये चीज याद रखनी है कि हेरोडोटस हमारा यूनानी यात्री था जो कि शुंग वंश के 9वें राजा भागभद्र के समय आया था। ठीक है, जो हमें ये अभिलेख है ये बेसनार एमपी विदिशा से मिला हुआ है और ये गरुड़ स्तंभ पर लिखा हुआ एकमात्र भारत का अभिलेख है। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कंदगुप्त। देखिए, स्कंदगुप्त के समय में दो अभिलेख देखने को मिलते हैं, एक है भीतरी गांव अभिलेख, एक है जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी गांव कानपुर से मिला है और जूनागढ़ अभिलेख हमें गुजरात से मिला है। ठीक है, ये वाला जूनागढ़ अभिलेख और ये वाला जूनागढ़ अभिलेख दोनों अलग है, दोनों अलग है। ठीक है ना, दोनों जूनागढ़ से मिले इसलिए इन्हें जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है, लेकिन जानकारियां अलग अलग हैं क्योंकि अलग अलग समय के हैं। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के हमें दो याद रखने हैं, कौन कौन से? एक है भीतरी गांव अभिलेख, दूसरा है हमारा जूनागढ़ अभिलेख। जो भीतरी गांव अभिलेख है इससे हमें हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके? हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि बात करें जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय वाला, तो उससे हमें हूणों के हारने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि हूण हमारे देश में आकर हारे थे। हराया किसने था? तो गुप्तों ने हराया था, क्योंकि गुप्तों के काल का यह अभिलेख है। गुप्तों के बाद किसने हराया था? यशोवर्मन ने हराया था। किसने? यशोवर्मन ने हराया था। तो आपको मुख्य रूप से यहां से क्या याद रखना है? स्कंदगुप्त के समय के दो अभिलेख हैं, भीतरी गांव अभिलेख और दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। जो भीतरी गांव अभिलेख है इससे हमें हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है भारत में। बात करें हमारा जूनागढ़ अभिलेख, तो इससे हमें हूणों के हारने के बारे में जानकारी मिलती है भारत में। ठीक है, हूणों को किसने हराया था? तो हूणों को हराया था गुप्तों ने। गुप्तों के बाद हूणों को दोबारा किसने हराया था? तो वो हराया था यशोवर्मन राजा ने। किसने? यशोवर्मन राजा ने। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्षवर्धन के समय के अभिलेख। तो हर्षवर्धन के समय के आपको मुख्य रूप से 3 अभिलेख याद रखने हैं। कौन कौन से? मधुबन या फिर मऊ अभिलेख जो कि यूपी से मिला है, बांसखेड़ा अभिलेख जो कि शाहजहांपुर यूपी से मिला है, तीसरा ऐहोल अभिलेख। 3 अभिलेख याद रखने हैं हर्षवर्धन के समय के। पहला मधुबन मऊ अभिलेख जो कि यूपी से मिला है, दूसरा हमें याद रखना बांसखेड़ा अभिलेख जो कि हमें शाहजहांपुर यूपी से मिला है, तीसरा ऐहोल अभिलेख। यदि बात करें मधुबन जो कि हमें यूपी से मिला है, इससे हमें ग्राम दान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पूछा जाएगा कि ग्राम दान के बारे में यानी गांव को दान करने के बारे में जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो आपका आंसर होगा वो है हमारा मधुबन मऊ अभिलेख।
किसके समय का है? तो हर्षवर्धन के समय का है। किस वंश का है? तो वर्धन वंश का है। किस वंश का है? वर्धन वंश का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करें बांसखेड़ा अभिलेख जो कि शाहजहांपुर यूपी से मिला है, इससे हमें हर्षवर्धन के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर मिलते हैं। हर्षवर्धन के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर हमें कहां से देखने को मिलते हैं? तो वो है हमारा बांसखेड़ा अभिलेख जो कि शाहजहांपुर यूपी से मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख जो है इसकी रचना की है वत्स भट्टी ने, रवि कीर्ति ने। किसने? रवि कीर्ति ने इसकी रचना की है। और इससे बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। तो आपको हर्षवर्धन के समय के 3 अभिलेख याद रखने हैं। पहला मधुबन अभिलेख मऊ यूपी से मिला है, जिससे हमें ग्रामदान के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा बांसखेड़ा अभिलेख जो कि शाहजहांपुर यूपी से मिला है, उससे हमें हर्षवर्धन के सिग्नेचर के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें ऐहोल अभिलेख जो जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की है, उससे हमें हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेहोवा अभिलेख। जो पेहोवा अभिलेख है वो किसके समय का है? तो ये हमारा मिहिर भोज के समय का। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था, उसके समय का अभिलेख है पेहोवा अभिलेख। मिहिर भोज ने ही द्रम नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। कौन से? द्रम नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो था हमारा मिहिर भोज। तो पेहोवा अभिलेख हमारा मिहिर भोज से संबंधित है, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था। नेक्स्ट हम बात करें रुम्मनदेही अभिलेख। रुम्मनदेही अभिलेख अशोक के समय का है, ठीक है ना। रुम्मनदेही अभिलेख से हमें किस बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें हमें कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। भारत का एकमात्र अभिलेख जिससे हमें कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, कौन सा है? रुम्मनदेही अभिलेख। इसका कारण यह था कि यहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल लुम्बिनी में, जहां से अभिलेख मिला है। इसीलिए यहाँ के लोगों पर जो कर था वो कम कर दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय का ये अभिलेख है। गौतम बुद्ध के समय का ये अभिलेख है। और अशोक कौन थे? अशोक ने हमारा बौद्ध धर्म अपनाया था, इसी कारण उन्होंने बौद्धों, जहां पर बौद्ध का जन्म हुआ था वहां पर जो कर था, कर कितना था? 1/8 था, उसे घटाकर 1/10 कर दिया, ठीक है ना, 1/10 कर दिया। तो ये था हमारा रुम्मनदेही अभिलेख, जिससे हमें कर व्यवस्था के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं महास्तंभ अभिलेख और सहगोरा अभिलेख। महास्तंभ अभिलेख हमें मिला है बंगाल से, सहगोरा अभिलेख मिला है हमें गोरखपुर यूपी से। इन दोनों से हमें अकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? अकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महास्तंभ अभिलेख बंगाल से और सहगोरा अभिलेख गोरखपुर दोनों से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख। जो अशोक के अभिलेख हैं वो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें क्या देती है? एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा हमारा अशोक के अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख। देखिए जो इलाहाबाद स्तंभ लेख था, जो अशोक के शिलालेखों पर जगह खाली रह गई थी, अशोक के शिलालेखों पर जगह खाली रह गई थी, उस पर समुद्रगुप्त ने अपना लेख लिखवाया है, उसे ही कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद स्तंभ लेख। किससे संबंधित है? तो राजा समुद्रगुप्त से संबंधित है। राजा समुद्रगुप्त वीणा बजाता था, इसे धर्म का प्राचीर कहा जाता है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसने 5 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये चीजें आपको नॉर्मली याद रखनी है, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। ये चीजें आप अभी भी याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे अभिलेख मोटे मोटे जो आजकल एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आपका अभिलेखों से आज सारा पाला खत्म, क्योंकि अशोक के हम पहले कर चुके हैं और बाकी के हमने अब कर लिए हैं। तो आज आपका अभिलेखों से खत्म। आप अच्छे से रिवीजन करना इस वीडियो का। तो वीडियो खत्म होने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। उससे पहले जिसको भी वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक कर देना, ठीक है, और बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। उसके बाद कमेंट करके बताना वीडियो सही थी या नहीं थी, ठीक है। तो आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये हमें कहां से? गुजरात से मिला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे हमें सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा हमें इससे क्या मिलता है? तो इससे हमें संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा लिखा हुआ अभिलेख है। तीसरा, लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी के भगवान नाम का वर्णन हमें कहां देखने को मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात से मिला है। नेक्स्ट हम बात करें वो है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। कौन सा? धनदेव का अयोध्या अभिलेख, जो कि हमें
अयोध्या से मिला है, ठीक है ना, जो कि हमें अयोध्या से मिला है। और इससे हमें धनदेव जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। पुष्यमित्र शुंग ने धनदेव के पुष्यमित्र शुंग जो थे, धनदेव जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे, ठीक है ना। धनदेव ने पुष्यमित्र शुंग की विशेषताएं लिखी हैं धनदेव के अयोध्या अभिलेख में, क्योंकि हमें अयोध्या से मिला है और धनदेव ने लिखा है, इसीलिए कहा जाता है इसे धनदेव का अयोध्या अभिलेख, ठीक है ना। इसके बारे में आपको यह रखना है। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, उसके बारे में जानकारी हमें धनदेव के अयोध्या अभिलेख से देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, जो कि हमें उदयगिरी पर्वत उड़ीसा से मिला है। खारवेल जो था चेदी वंश का राजा था, सबसे प्रतापी राजा था। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था और जैन की प्रतिमा को कलिंग लेकर आया था। उसके बाद हमने देखा कौन सा, नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख हमारा सातवाहन वंश के राजा सप्तकर्णी प्रथम से संबंधित है, सप्तकर्णी प्रथम से संबंधित है। और इसमें जो लिखा है लेख, वो लिखा है किसने, सप्तकर्णी फर्स्ट की पत्नी नागनिका ने लिखा है। नानाघाट अभिलेख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र के नानाघाट से मिला है, इसीलिए इसे नानाघाट अभिलेख कहते हैं। उसके बाद हम बात करें नासिक प्रशस्ति, तो नासिक प्रशस्ति जो हमारी गौतमी पुत्र सप्तकर्णी से संबंधित है और जो इस पे तारीखें लिखी गई हैं वो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के बारे में लिखी गई हैं। और लिखी जो है वो किसने लिखी है, तो गौतमी बलश्री ने लिखी है, जो कि गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की मां थी, ठीक है। बात करें इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें देवताओं से तुलना की गई है गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की। दूसरा, इसमें इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा देखते हैं अमरावती अभिलेख। अमरावती अभिलेख जो है ये भी सातवाहन वंश से संबंधित है और वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी के समय का है। एकमात्र ऐसा राजा जिससे अमरावती अभिलेख मिला है वो है वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। नेक्स्ट हम लेते हैं हेरोडोटस का बेसनार अभिलेख। हेरोडोटस जो था वो विदेशी यात्री था जो कि भारत में आया था, किसके समय, तो शुंग वंश के राजा भद्रबाहु के समय आया था भारत में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, यह गरुड़ स्तंभ पर लिखा हुआ अभिलेख है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। बेसनार जो पड़ता हमारा एमपी विदिशा में पड़ता है और हेरोडोटस जो था वो यूनान का यात्री था। नेक्स्ट हम बात है स्कंदगुप्त के अभिलेख। स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख हैं, भीतरी गांव अभिलेख और दूसरा जूनागढ़ अभिलेख। जो भीतरी गांव अभिलेख है, इससे हमें हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि जो दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है कि हूण भारत में हारे थे। उसके बाद हमने देखा हर्षवर्धन के अभिलेख। हर्षवर्धन के आपको 3 अभिलेख याद रखने, कौन कौन से, मधुबन या फिर मऊ अभिलेख। दूसरा हमें याद रखना है कौन सा, शाहजहांपुर से मिला बांसखेड़ा अभिलेख। तीसरा आपको याद रखना है ऐहोल अभिलेख। जो हमारे याद रखना मधुबन अभिलेख, जो यूपी के मधुबन से मिला है, उसमें हमें ग्रामदान के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी बात करें हम बांसखेड़ा अभिलेख, तो हर्षवर्धन के हस्ताक्षर के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा देखें ऐहोल अभिलेख, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की है, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। उसके बाद देखते हैं पेहोवा अभिलेख। ये हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिरभोज से संबंधित है, जो कि सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। मिहिरभोज ने द्रम नामक चांदी के सिक्के भी चलाए थे। उसके बाद हम बात करें रुम्मनदेई अभिलेख। रुम्मनदेई अभिलेख हमें नेपाल से देखने को मिलता है और इसमें कर व्यवस्था के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर कर व्यवस्था कम कर दी गई थी, यानी कर कम कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महास्तंभ अभिलेख और सहगोरा अभिलेख। महास्तंभ अभिलेख हमें बंगाल से मिला है और सहगोरा अभिलेख हमें गोरखपुर से मिला है। इन दोनों से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो अकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हम बात करें अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें इलाहाबाद का स्तंभ लेख, या फिर जिसे कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हमारा स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें हमें स्कंदगुप्त की विशेषताओं के विजय के बारे में देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त वही जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, धर्म का प्राचीर कहा जाता है, इसे वीणा बजाने का शौक था और गुप्त वंश का चौथा राजा था, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, किससे, अभिलेखों से संबंधित। तो वीडियो को अच्छे से खत्म कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे। जिनकी छूट गई है वो बाद में कंप्लीट कर लेना। इसी प्रकार हम छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इतने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करने का ये फायदा है कि आप इससे क्वेश्चन ज्यादा बना सकते हैं। जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, जितने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन बना सकेंगे, ठीक है, खुद से भी और एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इसी प्रकार हम पूरी हिस्ट्री को खत्म करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके डेली पढ़ेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
मंडे को मेरी मास्टर वीडियो आएगी बायोलॉजी के ऊपर, उसे कंप्लीट देखना, बहुत अच्छे से बायोलॉजी को कंप्लीट करूंगा मैं और आप उसे बहुत अच्छे से देखना। मंडे को बिल्कुल फ्री रहना वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो आपका काम है वीडियो को अच्छे से देखना, रिवीजन करना, नोट्स में डाल दूंगा, जो मेरी क्लासों के लास्ट नोट्स बच रहे हैं वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।